नमस्कार, मैं कादम्बिनी शर्मा हूँ आपके साथ। द इंटरनेशनल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। जो दो युद्ध चल रहे हैं दुनिया में, उन्होंने कई चीज़ें बदल दी हैं। दुनिया में चल रहे इन दो युद्धों ने एक बार फिर से हथियारों की एक ऐसी रेस शुरू कर दी है जो अब पता नहीं कहाँ जाकर रुकेगी। पहले हम बात करते हैं मिडिल ईस्ट के युद्ध के कारण, मतलब ईरान के युद्ध के कारण हालात किस तरह से खाड़ी के देशों में बदले हैं। अब तक जो खाड़ी के देशों में अरेंजमेंट था वो ये था कि अमेरिका वहाँ पर बेसेस रखेगा, वहाँ पर अपने सैनिक तैनात करेगा बेस में, वहाँ पर अपने लड़ाकू विमान रखेगा। कुछ जगह जहाँ पर उसे बंदरगाह में रहने की इजाज़त थी वहाँ पर उन्होंने अपने सैनिक रखे, वहाँ पे युद्धपोत भी आते जाते रहे, लंगर डाले रहे। लेकिन जब ईरान युद्ध शुरू हुआ तो यही जो बेसेस थे वो खाड़ी देशों के लिए समस्या बन गए। इन बेसेस पे तो ईरान ने हमला किया ही, लेकिन इन बेसेस के होने के कारण जो आर्थिक हित थे खाड़ी देशों के, उनके ऊपर भी हमला करने से ईरान नहीं चूका। और ये बड़ा लो कॉस्ट हमला था। कुछ ड्रोन्स के जरिए उसने ऐसा नुकसान पहुंचाया कि भले ही इमारतों को बहुत ज़्यादा नुकसान ना हुआ हो, लेकिन जान माल का नुकसान हुआ और सबसे बड़ा डैमेज हुआ साइकोलॉजिकल। और ये जो है बहुत बड़ा कारण है कि अब खाड़ी देश जो हैं इस पूरे प्रकरण को एक अलग किस्म से देख रहे हैं और अब उसके कारण जो अरेंजमेंट कर रहे हैं वो भी बहुत अलग है। अधिकतर को ये ज़रूरत महसूस हो रही है कि सिर्फ अमेरिकी बेसेस होना या अमेरिकी बेसेस होना सुरक्षा की गारंटी नहीं है, उन्हें अपना इंतज़ाम भी करना पड़ेगा। हालांकि इनमें से कुछ देशों के पास काफ़ी कुछ है, डिफेंस जो उपकरण होते हैं, जो इस्तेमाल है, जो सेना है, वो सब कुछ है, लेकिन अब बाकियों को भी ये महसूस होने लगा है। और इसका फ़ायदा कौन उठा रहा है? इसका फ़ायदा भी वही देश उठाते हैं जो असल में आर्म्स के, हथियारों के बड़े सप्लायर होते हैं, जिनमें से अमेरिका सबसे बड़े सप्लायर्स में से एक है। ये रिपोर्ट्स हैं कि इन देशों के अंदर ये एक विचार है कि अगर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन होते हैं, परमाणु हथियार होते हैं, तो उनको भी इसका इंतज़ाम, इसकी रोकथाम के लिए इंतज़ाम करने पड़ेंगे। मतलब क्या एक बार फिर से परमाणु हथियारों की रेस शुरू होगी? वो भी है, लेकिन जो एक हथियार ने सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया खाड़ी देशों में वो है ड्रोन्स। अलग अलग किस्म के, शायद ड्रोन का तो आपने नाम सुना ही होगा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं अब बिल्कुल तस्वीर जो है इन्होंने बदल दी हैं। चाहे वो ईरान युद्ध हो या यूक्रेन युद्ध हो, इन्होंने जंग के समीकरण बदल दिए हैं, तस्वीर बदल दी है। पारंपरिक युद्ध से कहीं ज़्यादा अब अलग किस्म से लो कॉस्ट लेकिन मैक्सिमम डैमेज वॉर जो है वो हो रहा है। अब जो खबर आई है, अमेरिका इस पूरे मिक्स में कैसे शामिल है? ना सिर्फ वो एक युद्ध में शामिल है अमेरिका और ईरान युद्ध में, बल्कि अब हथियारों का सप्लाई कैसे हो रहा है वो आपको बताती हूँ। एक बड़ी जो मंजूरी है वो अमेरिकी विदेश मंत्रालय की तरफ से की गई है। खुद अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने ये जानकारी दी है कि उनके जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने ये तय किया है कि मिडिल ईस्ट में हालात जो हैं वो इमरजेंसी वाले हैं। मतलब इतने मुश्किल हैं कि जो मंजूरी अमेरिकी संसद से ली जानी चाहिए कि मिडिल ईस्ट में किन देशों को हथियार बेचना है, किस प्रकार के हथियार बेचने हैं, उसको उन्होंने दरकिनार कर दिया है। क्योंकि ऐसा प्रावधान है, जो नियम है उसमें, कि अगर इमरजेंसी स्थिति होती है तो ऐसा वो कर सकते हैं। तो उन्होंने, मार्को रूबियो ने ये तय किया है कि मिडिल ईस्ट में फ़िलहाल इमरजेंसी की स्थिति है और वहाँ पर हथियार बेचने के लिए अमेरिकी संसद की हरी झंडी की ज़रूरत नहीं है। तो हुआ क्या है, किस देश को क्या हथियार बेच रहा है अमेरिका, अभी फ़िलहाल वो बताती हूँ। कतर को उसने पेट्रियट एयर और मिसाइल डिफेंस रिप्लेनिशमेंट सर्विसेज जो है वो बेची हैं। पेट्रियट एयर और मिसाइल डिफेंस रिप्लेनिशमेंट ये है कि जो उन्होंने मिसाइल डिफेंस जो सिस्टम्स खरीदे हैं उसमें और कैसे बढ़ोतरी की जाए, जो पार्ट्स जो हैं या फिर असलाह जो है वो कम पड़ा है उसको और उसकी भरपाई की जाए। इसकी कीमत क्या है?
$4.01 बिलियन कीमत पर, डॉलर्स की कीमत पर ये अमेरिका ने बेचा है कतर को। इसके अलावा उन्होंने एडवांस्ड प्रेसिशन किल वेपन सिस्टम्स APKWS ये भी कतर को बेचा है। इसकी कीमत है $992.4 मिलियन। कुवैत को भी उन्होंने हथियार बेचे हैं। यह है इंटीग्रेटेड बैटल कमांड सिस्टम। इसकी कीमत करीब $2.5 बिलियन बताई जा रही है। इजराइल को तो वो हथियार देता ही है, बेच ही रहा है। उनको भी एक बार फिर से दिया है एडवांस्ड प्रेसिशन किल वेपन सिस्टम, जिसकी कीमत $992.4 मिलियन बताई जा रही है। और तो और UAE को भी उसने एडवांस्ड प्रेसिशन किल वेपन सिस्टम दिया है। इसकी कीमत है $147.6 मिलियन। और ये सभी जो हैं ये बिना अमेरिकी संसद की इजाज़त के किए गए, क्योंकि अमेरिकी संसद ये तय करती है कि क्या जो क्षेत्रीय स्थिति है उसको देखते हुए ये सही है, क्या इन देशों को इस तरह के वेपन्स दिए जाने चाहिए, क्या इसकी वाकई ज़रूरत है। और ट्रंप प्रशासन के डिफेंस जो मसले हैं उसको लेकर अमेरिकी संसद में खासकर ऑपोजिशन जो है वो काफ़ी सवाल उठा रहा है। ये जो वेपन्स है, खासकर जो APKWS है, उसका इस्तेमाल अमेरिकी सेना बहुत ज़्यादा करती है। और ये सिस्टम क्या है वो आपको बताती हूँ। असल में ये एक लेज़र गाइडेड सिस्टम है जो बड़े रॉकेट और छोटे जो सिस्टम्स हैं उनके बीच का ये सिस्टम माना जाता है। उसको अपग्रेड किया गया है और ये लेज़र गाइडेड डिफेंस सिस्टम है जो ड्रोन वॉरफेयर में बहुत काम आता है। ये प्रेसिशन स्ट्राइक करता है। प्रेसिशन स्ट्राइक का ये मतलब है कि लेज़र से जब गाइड होता है वो तो सीधा अपने टारगेट पर लगता है और उससे कोलैटरल डैमेज मतलब आसपास जान माल का नुकसान जो है उसके होने का खतरा कम होता है। तो ये जो है इन्होंने लिया है, जो खाड़ी के जो देश है उन्होंने ईरान के ड्रोन्स के हमलों के बाद इस तरह का बचाव जो है वो अमेरिका से अब डिफेंस डील्स के तहत लिया है। लेकिन यहाँ पर अब साफ है कि एक रेस शुरू हो चुकी है हथियारों की। जैसे जैसे एक देश जो है वो हथियार हासिल करेगा या बताएगा कि उसके पास है, जैसे ईरान अभी फिर से कह रहा है कि उसके पास एक नया हथियार है जिसे देखकर अमेरिकियों को हार्ट अटैक हो जाएगा। तो क्या है वो हथियार, क्या उसका इस्तेमाल वो करेंगे? करने को तो तैयार नज़र आते हैं, लेकिन वो जब होगा तो फिर उसके डिफेंस के लिए बाकी जो देश है वो भी फिर इंतज़ाम करेंगे। तो ये एक बड़ा अनएंडिंग सा एक सिस्टम जो है, एक साइकिल जो है वो शुरू हो जाता है। लेकिन यही चीज़ हुई थी जब यूक्रेन वॉर शुरू हुआ। जब रूस यूक्रेन वॉर शुरू हुआ उसके बाद कई यूरोपीय देशों ने अपनी बेहद दशकों पुरानी जो नीतियां थीं, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद उन्होंने चुनी थी ये नीतियां, उसको उन्होंने बदला है। जैसे अब बात करें हम जर्मनी की। जर्मनी ने क्या किया? उन्होंने अपनी रक्षा नीति में बिल्कुल अबाउट टर्न कर दिया, वैसे ही जैसे अभी कुछ दिन पहले जापान ने किया है। इन्होंने रक्षा नीति जो इनकी थी कि कोई भी देश जो कॉन्फ्लिक्ट में होगा या लड़ाई में होगा उसको वो हथियार नहीं बेचेंगे, लेकिन इसको बदल दिया गया है। अब वो बेचने को तैयार है। 100 बिलियन यूरोस का उन्होंने एक डिफेंस फंड भी बनाया है। जापान ने अभी हाल में ऐसे किया है। पहले उनकी नीति थी कि वो जानलेवा हथियार जो है वो नहीं बेचेंगे। ये भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद उनकी नीति जो है वो थी, लेकिन अब उन्होंने इसमें बदलाव किया है और अब वो ये बेचने को तैयार है। फ्रांस ने भी अपनी नीतियों में यूक्रेन युद्ध के बाद बदलाव किया। उन्होंने EU और नेटो का जो लक्ष्य है, जो ध्यान है, वो पूरी तरफ ईस्ट की तरफ उन्होंने कर लिया और जो एक पॉलिटिसाइज जियो पॉलिटिक्स जो है वहाँ पर उस पर ज़्यादा ध्यान देना शुरू किया। फिनलैंड और स्वीडन जो कि हमेशा नॉन अलाइनमेंट में विश्वास करते रहे, उन्होंने नॉन अलाइनमेंट छोड़ दिया कि हम किसी के साथ नहीं हैं, हम बिल्कुल न्यूट्रल रहेंगे। ये उन्होंने छोड़ दिया और सीधा नेटो ज्वाइन कर लिया। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। डेनमार्क, इसने 30 साल पुरानी अपनी जो पॉलिसी है उसको परे हटाया और नेटो के जॉइंट डिफेंस पॉलिसी में शामिल हो गया। पोलैंड और ग्रीस, इन्होंने बड़ा एक डिफेंस कोऑपरेशन करने का निर्णय कर लिया और एक यूरोपियन मिसाइल शील्ड का हिस्सा बनने को तैयार हो गए।
अब तक ये सब कुछ नहीं था। वैसे जो और भी जो बाल्टिक स्टेट्स हैं, जैसे एस्टोनिया है, लातविया है, लिथुएनिया है, इन्होंने अब तक जो डिफेंस बजट था वो बहुत कम रखा हुआ था। ज़्यादा ध्यान ये था कि देश को कैसे विकसित करें, किस तरह से बिल्कुल वहाँ पर प्रॉफिट्स हों, और जो अलग अलग सिस्टम्स हैं टेक के फील्ड में, इन सब में आगे बढ़ें। उसको कहीं ना कहीं प्रायोरिटाइजेशन अब नहीं मिल रहा है, वो अब डिफेंस की तरफ चला गया। तो डिफेंस बजट इनका काफ़ी कुछ बढ़ गया है, नेटो में ज़्यादा ये योगदान करने लगे हैं, और इनको ये लगता है कि इनको सीधा खतरा जो है वो रूस से है। तो मतलब रूस यूक्रेन वॉर ने दशकों पुरानी नीतियां जो हैं यहाँ भी बदल दी हैं। इसके अलावा भी कई चीज़ें हुई हैं, लेकिन मुख्य तौर पर अगर देखा जाए तो दोनों ही, ईरान युद्ध और यूक्रेन, दोनों ने दुनिया के देशों का नज़रिया बदला है। एक तो ये हो गया है कि हम अपने ऊपर विश्वास ज़्यादा करें और जो आत्मनिर्भरता है खासकर हथियारों के क्षेत्र में वो बढ़ाएं, और यही ये कर रहे हैं। तो समीकरण युद्ध के बदले हैं, और एक ऐसी तरफ दुनिया को इन युद्धों ने धकेल दिया है जहां फिर से काफ़ी वक्त के बाद एक हथियारों की रेस जो है वो फिर से शुरू हो गई है। एशिया में हम लगातार देखते रहें, चाहे भारत हो या पाकिस्तान हो या चीन हो, वो हम देखते रहें, लेकिन इन देशों का इस तरह से करना एक नया अध्याय अब शुरू करता है। और इनमें से कई देश ऐसे हैं जो नहीं चाहते थे उस दिशा में जाना, इन हथियारों की रेस से वो बाहर रहना चाहते थे और उम्मीद करते थे कि उनका उदाहरण जो है वो बाकी देश भी फॉलो करेंगे। लेकिन इन युद्धों ने दूसरी तरफ उन्हें धकेल दिया है। तो अब एक नया बिल्कुल ये चैप्टर शुरू हो गया है हथियारों की रेस का, और फिलहाल इसका अंत न युद्ध का नजर आ रहा है न इस रेस का। नमस्कार।